गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखा है ना? कैलकुलेशन कैसे हो? सर ब्रेक हो रहा है सर आवाज। रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी असुविधा होती है। असुविधा इशू है, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है ना? रिटेन अर्निंग के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में थोड़ी सी असुविधा होती है हमें। क्यों असुविधा होती है? डिबेंचर की बात करते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जितना हम करते हैं उस बेसिस पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हाँ लगभग इतनी कॉस्ट लग रही। लेकिन रिटेन अर्निंग के केस में क्या है? रिटेन अर्निंग के केस दे नहीं रहे हैं, हम उस पैसे को अपने पास रख ले रहे हैं। तो ऐसे केस में रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुई कि यदि रिटेन को इन्वेस्टर को दे दिया जाए और इन्वेस्टर कहीं उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दे तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस पर्टिकुलर रिटेन अर्निंग के लिए। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए। तो इस बेसिस पर हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, और हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एडी अपॉन रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाइड बाई 100। एडी का मतलब क्या? एडी का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर उस अमाउंट को रिटेन अर्निंग को कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसे ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल जाएगा, ये होता है एडी। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है? इसको पर शेयर के बेसिस पर निकाला जाता है। मतलब एडी के तरफ से आपको यदि फॉर्मूला यूज करना है, एडी वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय इन्वेस्टर ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यदि ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है उस केस में आप या डीपीएस के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में और क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है? क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर रिटर्न होगा, उस रिटर्न में आप उस टैक्स को माइनस कर देंगे और यदि कैपिटल गेन का टैक्स होगा तो आप नीचे तो वैल्यू ठीक है इंफॉर्मेशन सर ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? अवेलेबल होती है, थर्ड मॉड्यूल चल रहा है। ठीक है, और यदि आपको ब्रोकरेज वगैरह किया गया है तो आप न्यूमरेटर में जो रिटर्न आएगा उसमें ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए पीडीएफ कहाँ है? ये रहा आपका पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन का क्वेश्चन है मिस्टर नैतिक होल्ड्स 110 शेयर ऑफ 100 रुपीज each in one company has earned 10% and distributed 6 per share as dividend। मतलब 10 रुपए की कमाई हुई, 6 रुपए डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया। रिटेन अर्निंग कितनी बची? रिटेन अर्निंग थी 4 रुपीज पर शेयर। The market price of share in Y Limited is 110 रुपीज। मार्केट शेयर कितनी है वाई लिमिटेड के शेयर की? 110 रुपए। इस पर्सनल income tax accumulation naitik 40%, find out the cost of retained earning की कॉस्ट निकाल बताइए यदि मिस्टर वाई की टैक्स एप्लीकेशन है। अभी हानि करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किया जाए। फॉर्मूला वगैरह रखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप समझ में बनेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 35, इलिस्ट्रेशन नंबर 35। मिस्टर नैतिक है, मिस्टर एन, इनके पास 110 शेयर है। ठीक, अर्निंग कितनी है? अर्निंग है 10 रुपए। 6 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दे दिया, बच गया कितना? 4 रुपए। 4 रुपए क्या है भाई? रिटेन अर्निंग। शेयर की मार्केट प्राइस 110 रुपए। पूछा क्या है? कॉस्ट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन। और क्या दिया? मिस्टर एन का टैक्स रेट कितना है? ये 40% का टैक्स देता है अपनी इनकम पर। ठीक, अब रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि थ्योरी याद करो जो मैंने बताया कि रिटेन अर्निंग को यदि आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी दिख रही है? वाई लिमिटेड ही दिख रही है, क्योंकि इसने वाई लिमिटेड के शेयर को परचेज किया। मान लीजिए ये 4 रुपए एक शेयर के पीछे रिटेन अर्निंग है ना, शेयर के पीछे कितनी रिटेन अर्निंग है? 4 रुपए। तो इसने टोटल कितने शेयर खरीद करके रखे हैं? 110 शेयर खरीद करके रखे हैं। तो इसके रिटेन अर्निंग कितने हुए? मल्टीप्लाइड बाय 110, तो कितने हो गए? 440 रुपीज इसकी रिटेन अर्निंग। टोटल रिटेन अर्निंग फॉर मिस्टर एन, मिस्टर एन के हिस्से की रिटेन अर्निंग 440 रुपए है। यदि इस 440 रुपए को मिस्टर एन मार्केट में लगाना चाहे तो मिस्टर एन को वाई लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे? कितने शेयर मिलेंगे भाई? मार्केट में जाएगा खरीदने के लिए तो उसको 110 रुपए का एक शेयर मिल रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड कितने मिलेंगे भाई? 440 रुपए की रिटेन अर्निंग है, एक शेयर की प्राइस 110 रुपए है, तो टोटल कितना शेयर हो गया? 4 शेयर ये खरीद पाएगा। और इस 4 शेयर पर इससे डिविडेंड कितना मिलेगा? इस 4 शेयर पर इसे डिविडेंड कितना मिलेगा? एक शेयर कितने रुपए का? 100 रुपए का। एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितने रुपए का मिल रहा है? कंपनी की एक शेयर के ऊपर अर्निंग है टोटल 10 रुपए, तो इस 4 शेयर के ऊपर भी ये 10 रुपए कमाएगा। 4 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज का डिविडेंड, मतलब 40 रुपए इसकी अर्निंग होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कैसे निकालेंगे अभी? 40 रुपए की आपकी अर्निंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस 40 रुपए में आप टैक्स देंगे 40%। मिस्टर एन टैक्स पे करेगा भाई 40%, तो 1 माइनस 0.40 का ये टैक्स है ना, 0.60 इसकी इनकम हो गई। कितने रुपए पर इनकम हो गई? रिटेन अर्निंग कितना था? 440 रुपए इसने लगाए थे, और 40 रुपए टैक्स माइनस करने के बाद वैल्यू जो आई वो इसकी अर्निंग हुई, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए कितना आएगा ये? कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 40 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 24 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.45% इसकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकल के आएगी। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 5.45%। सिंपल। आई बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन बने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए मैं
मैं आपको शेयर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। आज a company is earning a net profit, कंपनी की अर्निंग कितनी है 50,000 पर annum. The shareholder required rate of return is 10%. shareholder नेटवर्क इशू, हाँ, शेयर होल्डर का रेट 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. It is expected that retained earning, if distributed among the shareholder, can be invested by them in securities of similar type carrying a return of 10% per annum. ठीक, यदि कंपनी कोई रिटेन्ड अर्निंग करती है, ठीक है, और उस रिटेन्ड अर्निंग को कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा 10% का रिटर्न मिलेगा. It is further expected that it is further expected that the shareholder will have to incur 2% of net dividend received by them as brokerage cost for making new investment. ठीक है, यदि आप रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ब्रोकरेज की कॉस्ट. किसकी कॉस्ट लगेगी? एक्स्ट्रा खर्चा आपको पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज का आपके नेट डिविडेंड अमाउंट पर. ठीक है, नेट रिटेन्ड अर्निंग पर. For making new investment, the shareholder of company are 30% tax bracket, are in 30% tax bracket. जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने इनकम पर 30% का टैक्स देना पड़ता है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है जी, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकाल करके बतानी. ठीक है जी. नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट है आपका 50,000, उसमें से इनकम कितनी होगी? पूरा का पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसा मान रहे हैं, है ना? तो पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग करेंगे ऐसा मानते हुए 100% की रिटेन्ड अर्निंग मानते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि आपको डिविडेंड कितने रुपए का पे करना है. ठीक है, आप यदि इस रिटेन्ड अर्निंग को 50,000 को यदि मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न रिसीव होगा? 10% का रिटर्न आपको रिसीव होगा, ये क्वेश्चन में बताया. ठीक है जी, 30% टैक्स ब्रैकेट है. तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको पहले निकालना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? इस 50,000 का 10%. क्वेश्चन में बताया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है. आप 50,000 लगाएंगे, आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 10% का रिटर्न मिलेगा सिमिलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में. तो आपका 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपीज आपकी अर्निंग हो जाएगी. और आपने इन्वेस्ट कितना किया? रिटेन्ड अर्निंग को आपने इन्वेस्ट कर दिया 50,000 को, है ना? अब यहां पर देखिए एक वर्ड दिया है नेट डिविडेंड पर ब्रोकरेज कॉस्ट 2%. नेट डिविडेंड पर ब्रोकरेज कॉस्ट 2% है. नेट डिविडेंड का मतलब क्या होगा? नेट डिविडेंड का मतलब होगा आपका डिविडेंड माइनस टैक्स. डिविडेंड माइनस टैक्स, ये आपका नेट डिविडेंड होगा. इस नेट डिविडेंड पर आपको 2% का क्या लगेगा? ब्रोकरेज लगेगा. तो ब्रोकरेज को आपको माइनस करना पड़ेगा.
ठीक है जी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है जी। कॉस्ट निकालने का, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू एडी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी है 1 माइनस टैक्स और 1 माइनस ब्रोकरेज अपॉन रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है जी। आपकी एडी कितनी है, एडी आपने निकाला 50,000 का 10%, टैक्स रेट कितना दिया है भाई, टैक्स रेट दिया है 1 माइनस, टैक्स रेट दिया है 30%, ठीक है जी। टैक्स रेट कितना है 30%, और ब्रोकरेज आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज 1 माइनस ब्रोकरेज है 2%, 0.20, 30.20 डिवाइडेड बाय आपकी रिटेन अर्निंग कितनी है, रिटेन अर्निंग है आपकी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू, सिंपल है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6.86%, 6.86%, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा डिविडेंड की कॉस्ट निकालना, ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालना, फिर हमने पढ़ा इक्विटी की कॉस्ट निकालना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालना। बेसिकली ये चार चीजें आपके कैपिटल में इंक्लूड होती हैं, इन सब की हमने अलग अलग कॉस्ट निकालना सीख लिया, ठीक है। अब पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है ये हमको निकालना सीखना है, ठीक है जी। पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है ये निकालना हमको सीखना है, और पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट को निकालने के अलग अलग तरीके है ना, उन अलग अलग तरीकों को हम आज पढ़ेंगे। फिर पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर, पूरे कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी, उसकी कॉस्ट निकालना सीखेंगे। सीधी सी बात है, इन सब को जोड़ दो तो आपका कैपिटल की कॉस्ट निकल के आएगी। अब जोड़ना किस तरह से है वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर, मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, बुक वैल्यू के बेसिस पर, अलग अलग बेसिस पर हम टोटल कैपिटल जो होता है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
तो हमने अलग अलग सिक्योरिटी की अलग अलग कॉस्ट निकालनी सीख गए। अब हम इन सब सिक्योरिटी को मिला जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है उसकी कॉस्ट निकालना सीखेंगे। यहाँ लिखा है एज मेंशन्ड अर्लियर द सेकेंड स्टेज इन द कैलकुलेशन ऑफ cost of capital is to find out the composite or combined cost on the basis of cost of individual sources। ठीक है, combined cost निकालना है, ये सेकंड स्टेज है on the basis of cost of individual sources। अलग अलग हमने देख लिया, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, सबको हमने अलग अलग पढ़ लिया। इंडिविजुअल सोर्सेज को उसकी एज कंबाइंड कॉस्ट निकालनी, किस तरह से, वेटेड एवरेज मेथड की उनका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना वेट है। यदि 100 रुपए का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है 30 रुपए डिवेंचर हो या डेट हो, 20 रुपए इक्विटी हो, बाकी प्रेफरेंस हो, है ना। तो वेट कितना हो गया, डेट का वेट हो गया 30, इक्विटी का 20 और प्रेफरेंस का 50। ठीक है, तो इस तरह से वेट के बेसिस पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टेप्स क्या क्या है? पहला, कॉस्ट ऑफ ईच स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कस्ड अर्लियर, है ना। हमने चार अलग अलग सिक्योरिटी की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, आपको ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, ईच स्पेसिफिक कॉस्ट इज असाइंड वेट, है ना, हर कॉस्ट को आप वेट असाइन करेंगे। इट इज डन ऑन दी लाइन मेथड लेटर ऑन। ठीक है, ये किस तरह से असाइन करना है इन वेट्स को, ये नीचे में हमको तरीके पढ़ने हैं। उन बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर कॉस्ट को वेट असाइन करेंगे, फिर स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वेट के साथ, है ना। दिस इज वेटेड कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज, हर सोर्स की वेटेड कॉस्ट आ जाएगी। और इस वेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज अराइव्ड इन स्टेप 3 आर एडेड टुगेदर टू गेट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये चार सिंपल से मेथड है, ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है और आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है। तो क्या क्या तरीका है? सबसे पहले आपको हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट हमने सीख लिया कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उन कॉस्ट को आप वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करने के बाद आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट को, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। उन सारे वेटेड एवरेज कॉस्ट को आप जोड़ देंगे तो एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेट किस तरह से असाइन करना है ना, ये वेट किस तरह से असाइन करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 100 रुपए का अपना शेयर कैपिटल है, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर है 100 रुपए का, उसमें से 30 रुपए का डेट है, 20 रुपए की इक्विटी है और बाकी 50 रुपए का प्रेफरेंस है। तो वेट कितना हो गया भाई, 3, 2, 5, ये वेट हो गया। इन 3, 2, 5 को उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो और सारे प्रोडक्ट को जोड़ दो। ठीक है जी, जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ दो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीधी सी बात। तो ये जो वेट देना है ये अलग अलग वैल्यू पर के बेसिस पर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 100 रुपए का कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हो सकता है हिस्टोरिकल कॉस्ट हो, ये हो सकता है बुक वैल्यू हो, ये हो सकता है मार्केट वैल्यू हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वेट देना है। तो असाइनमेंट और वेट एक्चुअली इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल in the total capital structure of the company. This is done on the following two ways. Pahla, historical weight method. According to this method, the relevant proportion of various sources of capital to the existing capital structure are used to assign weights. ठीक है जी। In other words, the basis of assigning weight is the funds already employed by the company. कितना फंड कंपनी ने ऑलरेडी एम्प्लॉय करके
रखा है उस बेसिस पर वेट देना। ऑब्वियसली द assumption is that company's present capital structure is optimum and it will raise additional funds from various sources for financing the investment in the same proportion as they are in the existing capital structure। ये मानते हुए कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर अभी है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है और नया जो फंड रेज किया जाएगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में रेज किया जाएगा। यदि आपको डेट चाहिए तो आप 30% डेट इशू करेंगे, आपको इक्विटी चाहिए तो 20% और यदि आपको प्रेफरेंस चाहिए तो 50%, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया, यदि उस एग्जांपल को फॉलो किया जाए तो। ठीक है, आगे बताता है इन केस ऑफ हिस्टोरिकल वेट्स मेथड वन प्रॉब्लम अराइजेस रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स। अब बुक वैल्यू लें या मार्केट वैल्यू लें, ईच सोर्स ऑफ कैपिटल में है मार्केट वैल्यू विच में डिफर फ्रॉम बुक वैल्यू। सही बात है, यदि कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी के जो शेयर की बुक वैल्यू होगी वो अलग होगी और उसकी मार्केट में चल रहे रेट अलग होंगे, है ना जी। रिलायंस ने 100 रुपए का शेयर इशू किया, 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर इशू किया, तो रिलायंस के बुक में शेयर की वैल्यू कितने रुपए से दिखेगी? 100 रुपए। लेकिन मार्केट वैल्यू हो सकता है वो शेयर आपको 1000 रुपए में मिल रहा हो, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? 100 रुपए लेंगे या 1000 रुपए लेंगे? डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। यदि आप मार्केट वैल्यू वेट ले रहे हैं तो मार्केट वैल्यू 1000 रुपए को लीजिए, और यदि आप बुक वैल्यू को लेना चाह रहे हैं तो बुक वैल्यू 100 रुपए को लीजिए। ठीक है, ईच सोर्स ऑफ आगे लिखा है व्हाइल बुक वैल्यू वेट्स आर ऑपरेशनली कन्वीनियंट, मार्केट वैल्यू वेट्स अपीयर मोर अपीलिंग इन लीस्ट इन फेवर, at least in favor. Before making a choice of the two, one may look at the merits and demerits of each type of weight। ठीक है, हर टाइप के वेट में अपने अलग अलग मेरिट और डिमेरिट है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं कि बुक वैल्यू होता क्या है और उसके क्या क्या मेरिट है या डिमेरिट है, या बुक वैल्यू को हमको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, मार्केट वैल्यू को क्यों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, या मार्केट वैल्यू को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, बुक वैल्यू को क्यों सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके शेयर की वैल्यू कितने रुपए से दिखाई गई है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी दिख रहा होगा उस वैल्यू को लेना बुक वैल्यू वेट लेना कहलाता है। ठीक है, तो बुक वैल्यू को क्यों यूज किया जाए? यहां पर पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि बुक वैल्यू वेट्स आर रेडिली अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिश्ड स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आपको रेडिली अवेलेबल होता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने बैलेंस शीट को उठाना है, उसमें देखना है कि आपके शेयर की वैल्यू कितनी है। दूसरा, कंपनी सेट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर टारगेट इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू रेदर देन मार्केट वैल्यू। और कंपनी जो अपने फंड रेज करना चाहती है वो किस बेसिस पर करती है कि आपके बुक में कितना बैलेंस है ना, बुक में कितना दिख रहा है, और उसके बाद मार्केट से आप उसी बुक वैल्यू के बेसिस पर फंड रेज करेंगे। तीसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। डेट इक्विटी रेशियो जो आप निकालते हैं वो बुक वैल्यू के बेसिस पर ही निकालते हैं। बैलेंस शीट में कितना डेट दिख रहा है, बैलेंस शीट में कितनी इक्विटी दिख रही है, उस बेसिस पर ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। तो इस वजह से आपको यदि कॉस्ट निकालनी है तो आपको बुक वैल्यू को यूज करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बुक वैल्यू वेट्स आर मोर कन्वीनियंट टू बी यूज्ड। मोर कन्वीनियंट होता है क्योंकि ये आपको रेडिली अवेलेबल होता है, आपको बैलेंस शीट में ये सीधे सीधे मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू खोजने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि मार्केट वैल्यू पल में क्या होता जाता है भाई, चेंज होता जाता है, हर सेकंड आपकी शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है, तो ये हो गया बुक वैल्यू। अच्छा, समय चूंकि हो चुका है तो हम इस टॉपिक को अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल आगे और बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू को क्यों लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, हम उसके कैलकुलेशन को देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फिर हमारा ये मॉड्यूल पूरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, सर चलिए क्लास यहीं पर समाप्त होता है।